हेलो एवरीबॉडी, होप आप अच्छे से होंगे। मैं हूं डॉक्टर नवीन और आज हम पढ़ेंगे एक टॉपिक प्रेगनेंसी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप एफएमजी के स्टूडेंट हैं या आप एमबीबीएस पढ़ रहे हैं या कोई भी लाइसेंसिंग एग्जामिनेशन की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब फर्दर कोई भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जो है एक टॉपिक प्रेगनेंसी। तो हम सिंपल लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी क्या है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या है, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हम समझेंगे और फिर हम डेफिनेशन भी लिखेंगे। सो कोई भी बेबी को यानी कि कोई भी फीटस या एम्ब्रियो या सिंपल टर्म में हम बोले कोई भी बेबी को इम्प्लांट होने के लिए या डेवलप्ड होने के लिए यूटेराइन कैविटी बेस्ट जो जगह है, बेस्ट जो प्लेस है वो क्या है, यूटेराइन कैविटी। ठीक है, सो यूटेराइन कैविटी में कोई भी फीटस कोई भी एम्ब्रियो क्या होता है, ग्रो होता है या डेवलप्ड होता है और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी। बट अगर यूटेराइन कैविटी के अलावा किसी अदर्स लोकेशन पे जैसे कि ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, एब्डोमिनल कैविटी या कोई भी अदर ऑर्गन्स है ना, अगर कहीं पर यूटेराइन कैविटी के अलावा अगर कहीं पे भी प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गया है और वहीं पर डेवलप्ड हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। ठीक है, सो अगर सिंपल टर्म में अगर यूटेराइन कैविटी में प्रेगनेंसी है तो नॉर्मल प्रेगनेंसी, यूटेराइन कैविटी के अलावा कहीं बाहर में प्रेगनेंसी है तो फिर क्या हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, सिंपल। सो नाउ डेफिनेशन में इम्प्लांटेशन and development of embryo outside of the uterus is called ectopic pregnancy, सिंपल टर्म। ठीक है, यूटेराइन कैविटी में बेबी है, नॉर्मल प्रेगनेंसी, यूटेराइन कैविटी के अलावा कहीं पे भी बेबी है तो वो क्या हो जाएगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, जैसे कि आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये है यूटेराइन कैविटी और यहाँ पर है हमारा बेबी और ये क्या है, ये है नॉर्मल प्रेगनेंसी। बट आप इस इमेज में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है बेबी जो है फेलोपियन ट्यूब में, बट बेबी को कहाँ पर होना चाहिए, यहाँ यूटेराइन कैविटी में होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ ना होकर का है फेलोपियन ट्यूब में, ये क्या है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सिंपल, ठीक है, समझ आ गया आपको। अब हम देख लेते हैं साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, साइट्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहां कहां पर हो सकता है। सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लिए जो साइट है वो पहले नंबर 1 है फेलोपियन ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब में 95% एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब में कितना, 95%। बट फेलोपियन ट्यूब में भी डिफरेंट पोर्शन है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट है। तो फेलोपियन ट्यूब में जो मोस्ट कॉमन पार्ट है वो क्या है, वो है एम्प्यूला। एम्प्यूला में क्या होता है, मोस्ट कॉमनली एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। आफ्टर एम्प्यूला इस्थमस और इस्थमस के बाद में इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम या तो आप फिम्ब्रिया भी बोल सकते हैं ना, फिम्ब्रिया में भी हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद इंटरस्टिशियल, है ना, एम्प्यूला, उसके बाद इस्थमस, उसके बाद इनफंडिबुलम या फिम्ब्रिया और उसके बाद इंटरस्टिशियम। ये कुछ साइट है जहां पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में देखने को मिलता है, जिसमें से मोस्ट कॉमन कहां पर होता है, तो मोस्ट कॉमन एम्प्यूला में होता है। ठीक है, एम्प्यूला में मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्यों होता है सर, क्योंकि आपको पता है हमने फर्टिलाइजेशन टॉपिक में पढ़ा था कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है, तो वो भी है एम्प्यूला।
अब एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट को क्या होना है, यूट्राइन कैविटी की तरफ आना है और यूट्राइन कैविटी में आकर इम्प्लांट होना है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लॉस होने की वजह से, हमने ये भी पढ़ा है कि फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला से यूट्राइन कैविटी तक जो बेबी जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, जो जाइगोट जो है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू ट्रांसफर होती है। यानी कि जाइगोट जो मूव होता है यूट्राइन कैविटी की तरफ वो होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से। बट अगर एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन हो गया बट किसी भी रीजन से, है ना, जैसे कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो गया है, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, किसी भी रीजन से अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लॉस है या वहां पर फेलोपियन ट्यूब पार्शियली ब्लॉक्ड है या कोई भी रीजन है जिसके वजह से जाइगोट जो है वो यूट्राइन कैविटी की तरफ नहीं आ पाया है, तो वहां पर क्या होगा, फेलोपियन ट्यूब में प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। मोस्ट कॉमन साइट जो है वो है फेलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऑदर्स क्या क्या साइट हो सकता है। ऑदर्स क्या क्या साइट हो सकता है, तो नंबर 2 जो है वो है ओवेरी, है ना। नंबर 3 में है सर्विक्स। नंबर 4 में है एब्डोमिनल कैविटी, और नंबर 5 में है सिजेरियन सेक्शन स्कार। और सिजेरियन सेक्शन स्कार ये जो है ये रेयर है, वेरी रेयर। ठीक है, सिजेरियन सेक्शन स्कार एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, बहुत ही रेयर होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन, अभी हमने देखा मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा जो एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अब इसका आंसर आप लोग बताएं, मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये है ओवेरी। ये क्या है, ओवेरी। अगर ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब की किसी भी पोर्शन में है वो ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और अगर ट्यूब के अलावा कहीं पर बाहर है तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन नॉन ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और लीस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी जहां पर सबसे कम जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है वो है सिजेरियन सेक्शन स्कार, सी सेक्शन स्कार और सर्विक्स। सिजेरियन सेक्शन स्कार और सर्विक्स जो है वहां पर बहुत कम एक्टोपिक प्रेगनेंसी देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ रिस्क फैक्टर। अब हम क्या देख लेते हैं, रिस्क फैक्टर्स फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो प्लीज गाइस एवरीवन बी सीरियस हियर। नंबर 1, अगर हिस्ट्री ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, सो रिस्क हो सकता है फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। अगर ट्यूबल सर्जरी है तो रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। अगर एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमायोसिस नहीं, इंडोमेट्रियोसिस है ना, अगर एंडोमेट्रियोसिस है तो रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। और या तो जेनाइटल टीबी है ना, जेनाइटल टीबी है तो भी रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। या तो मल्टीपल सेक्स पार्टनर है, किसी भी फीमेल को अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर है ना, मल्टीपल सेक्स पार्टनर है तो ये एक रिस्क हो सकता है। मल्टीपल सेक्स पार्टनर होगा तो वहां पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन का चांस रहेगा, और जब इन्फेक्शन का चांस रहेगा तो वहां पर रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। साथ ही साथ
अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो वहां पे रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। या तो फीमेल स्मोकिंग कर रहा है ना, स्मोकर है और आईवी ड्रग्स एब्यूजर है ना, तो ये भी एक रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का। साथ ही साथ अगर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर अगर हुआ है तो भी रिस्क हो सकता है। बट किस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर? सो प्रोजेस्टेरॉन है ना, प्रोजेस्टेरॉन कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में ज्यादा रिस्क हो सकता है किस चीज का? एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। या तो फीमेल लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से है, लो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हैं तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है। या तो फीमेल कोई भी एआरटी प्रोसेस है ना, जैसे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसीजर है या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आईवीएफ या कुछ भी अगर ऐसा प्रोसेस की कर रही है तो उस कंडीशन में रिस्क हो सकता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नंबर 1, ट्यूबल एबॉर्शन के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? सो मोस्ट कॉमन साइट फॉर ट्यूबल एबॉर्शन इज एम्प्यूला और आफ्टर एम्प्यूला इनफंडिबुलम। अगर एम्प्यूला में एक्टोपिक है या एम्प्यूला में अगर इम्प्लांटेशन हुआ है तो मोस्ट कॉमनली क्या हो सकता है? ट्यूबल एबॉर्शन हो सकता है। और आफ्टर एम्प्यूला अगर इनफंडिबुलम में वहां पर इम्प्लांटेशन है तो वहां पे भी क्या हो सकता है? ट्यूबल एबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट ट्यूबल रप्चर के लिए मोस्ट कॉमन साइट क्या है? सो ट्यूबल रप्चर मोस्ट कॉमन साइट इज isthmus and इंट्रस्टिशियम ये मोस्ट कॉमन है। अगर इस्थमस में या इंट्रस्टिशियम में अगर प्रेगनेंसी है तो वहां पर ट्यूबल रप्चर होने का ज्यादा रिस्क रहेगा। अब हम थोड़ा टाइम ड्यूरेशन भी हम देख लेते हैं। अगर एम्प्यूला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो कब रप्चर होगा? सो एम्प्यूला एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर ऑन 8th वीक है ना। अगर एम्प्यूला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो 8 वीक तक सरवाइव कर सकती है। बट 8 वीक में जाकर क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है ना। 8 वीक तक मैक्सिमम सरवाइव कर सकती है एम्प्यूला में। ठीक है, ट्यूबल एक्टोपिक एंड्स अर्लीएस्ट कहां पर किस पोर्शन में एक्टोपिक होगा तो वो जल्दी वो प्रेगनेंसी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो वो है इस्थमस। और किस वीक में होता है? तो वो होता है 6 वीक में है ना। और किस जगह पर? तो इस्थमस। और ये आपको याद रखना है। सो अर्लीएस्ट ट्यूबल प्रेगनेंसी एंड्स एट 6 वीक एंड दिस प्रेगनेंसी लोकेटेड ऑन इस्थमस। ठीक है, आफ्टर दैट ट्यूबल एक्टोपिक विथ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल लॉन्गेस्ट सर्वाइवल। सो यहां पर
क्या हम बोल रहे हैं कि ट्यूबल एक्टोपिक विथ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल। ट्यूबल कौन सा रीजन में, कौन सा फेलोपियन ट्यूब के कौन सा रीजन में जो है वो 12 वीक्स तक जो एम्ब्रियो है वो सरवाइव कर सकती है, तो वो है इंटरस्टिशियम, है ना। अगर इंटरस्टिशियम में एक्टोपिक है तो वो मैक्सिमम 12 वीक तक सरवाइव कर सकती है, ठीक है। और ये होता है सबसे लॉन्गेस्ट सर्वाइवल, ठीक है। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी एम्प्यूला और इन्फंडिबुलम में है तो ट्यूबल एबॉर्शन होने का चांस रहेगा। अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी इस्थमस और इंटरस्टिशियम में है तो ट्यूबल रप्चर होने का चांस रहेगा। अगर एम्प्यूला में एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो वो 8 वीक तक सरवाइव कर सकती हैं। और ट्यूबल एक्टोपिक जो अर्लीस्ट खत्म हो जाएगा, जो जल्दी खत्म हो जाएगा, वो होगा 6 वीक में। और वो कहां पर होगा, वो इस्थमस में होगा। और ट्यूबल एक्टोपिक विद लॉन्गेस्ट सर्वाइवल जो है वो कहां पर होगा, तो इंटरस्टिशियम में होगा। और किस वीक पे जाकर ये, किस वीक तक ये सर्वाइव कर सकती है, तो ये 12 वीक तक सर्वाइव कर सकती है, इससे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब इसमें आपको और एक चीज क्या याद रखना है कि अगर इंटरस्टिशियम में अगर प्रेगनेंसी है तो ये क्या होता है, इसको सपोर्ट दिस टाइप ऑफ एक्टोपिक, दिस एक्टोपिक इज वेल सपोर्टेड बाय यूट्रस, है ना। इंटरस्टिशियम में है तो वहां के प्रेगनेंसी, इंटरस्टिशियम में अगर एक्टोपिक है तो यहाँ का जो प्रेगनेंसी है इसको यूट्रस से भी क्या होता है, सपोर्ट मिलता रहता है, ठीक है। और मोस्ट डेंजरस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, दिस इज मोस्ट डेंजरस एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। सबसे डेंजरस एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन सा है, सो वो है इंटरस्टिशियम में। और इंटरस्टिशियम में कब तक सरवाइव कर सकते हैं एम्ब्रियो, तो वो है 12 वीक तक, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर। चलिए अब हम एक और चीज देख लेते हैं विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट गाइस। एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पीरियड, है ना। अब यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने यहां पर क्या बताया कि ट्यूबल एक्टोपिक विथ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल, है ना। बट यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पीरियड। यहां पर हम ट्यूबल यूज नहीं करें। अगर ट्यूबल में होगा तो वो कहां होगा, इंटरस्टिशियम में होगा, 12 वीक तक होगा। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी विथ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पीरियड है, बस वहां पर अगर किसी भी फेलोपियन ट्यूब के पोर्शन का नाम नहीं दिया हुआ है, सिर्फ लॉन्गेस्ट सर्वाइवल पीरियड दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आपका जो आंसर होगा वो होगा एब्डोमिनल एक्टोपिक। वो क्या होगा, एब्डोमिनल एक्टोपिक। और एब्डोमिनल एक्टोपिक मोर देन 32 वीक्स तक सरवाइव कर सकती है, ठीक है। एब्डोमिनल एक्टोपिक कब तक सरवाइव कर सकती है, मोर देन 32 वीक्स तक सरवाइव कर सकती है, ठीक है। अब हम देखते हैं ट्रायड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। अब हम देख लेते हैं ट्रायड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ट्रायड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो ट्रायड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में आपको 3 चीज याद रखना है। मोस्ट कॉमन इज एमेनोरिया, यानी कि पीरियड जो होगा वो क्या होगा, एब्सेंस होगा। पीरियड जो है वो क्या होगा, एब्सेंस होगा। कितने वीक तक, सो 6 to 10 वीक्स की एमेनोरिया होंगी, है ना। जब भी फीमेल आपके पास आएंगे तो वो बोलेंगे डॉक्टर आई एम हैविंग एमेनोरिया सिंस लास्ट 6 to 10 वीक्स, ठीक है। नंबर 2 में जो आपको याद रखना है वो याद रखना है पर वेजाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। और पेशेंट आपको बोलेंगे कि डॉक्टर मुझे वेजाइना के थ्रू क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है। और साथ ही साथ आपको और क्या बोलेंगे, पेन इन
एब्डोमेन एंड स्पेशली लोअर एब्डोमेन, है ना, स्पेशली लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। ठीक है, तो ये 3 चीज आपको याद रखना है, और जब भी आप एक टॉपिक प्रेगनेंसी के केस को डील करेंगे तो ये 3 चीज आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए ठीक है, अब हम क्या देख लेते हैं कि पर वेजाइनल ब्लीडिंग, तो कहां से ये ब्लीडिंग होगा सर, तो ये यूट्रस से होगा। ठीक है, और यूट्रस में भी कहां से, तो फ्रॉम डेसिडुआ, फ्रॉम डेसिडुआ, है ना, कहां से, फ्रॉम डेसिडुआ। ठीक है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग कहां से होगा, यूट्रस से होगा, यूट्रस में भी कहां से, तो फ्रॉम डेसिडुआ। ठीक है, अब पेन इन एब्डोमेन, ठीक है, सो एब्डोमेन में पेन होने का क्या रीजन हो सकता है सर, क्यों एब्डोमेन में पेन होगा। सो पेन होने का 2 रीजन हो सकता है, या तो स्ट्रेचिंग हो रही है फेलोपियन ट्यूब, स्ट्रेचिंग ऑफ फेलोपियन ट्यूब। अगर फेलोपियन ट्यूब स्ट्रेच होगा तो क्या होगा, वहां पर पेन होगा, या तो ड्यू टू रप्चर, अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी रप्चर हो गई है तो भी वहां पर क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, ठीक है, अब पेन का भी हम थोड़ा सा कैटेगरी हम देख लेते हैं, पेन का भी, अगर पेशेंट को पेन है और वो पेन अगर हम स्कैन कर रहे हैं और वहां पर अगर रप्चर नहीं हुआ है, यानी कि अनरप्चर्ड एक्टोपिक है, अनरप्चर्ड एक्टोपिक है, तो वो पेन किस टाइप का पेन होगा सर, तो वो लोकलाइज्ड पेन होगा। वो क्या होगा, लोकलाइज्ड पेन होगा, यानी कि स्पेसिफिक जगह पर आपको बताएंगे कि डॉक्टर मुझे यहां पर पेन हो रहा है, और ये पेन जो है, पेन रेडिएट्स टुवर्ड्स T11, है ना, उसके बाद T12 और L1, और ये आपको याद रखना है, T11, T12 और L1 की तरफ क्या होगा, ये पेन रेडिएट्स होगा। ठीक है, ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज ऑफ नर्व सप्लाई इन्वॉल्वमेंट, ठीक है, T11, T12 और L1 की तरफ क्यों पेन होगा सर, क्योंकि नर्व सप्लाई इन्वॉल्व होगा वहां पर। ठीक है, अगर फिर से हम बोल रहे हैं कि पेन है वहां पे, बट वहां पर क्या है, रप्चर्ड एक्टोपिक है, वहां पर क्या है, रप्चर्ड एक्टोपिक है, और रप्चर्ड एक्टोपिक में किस टाइप का पेन होगा सर, तो यहां पर जनरलाइज्ड पेन होगा, यहां पे जनरलाइज्ड पेन होगा। और ये पेन जो है, ये पेन क्या होता है, क्यों होता है ये पेन, ड्यू टू पेरिटोनाइटिस। ये पेन क्यों होता है सर, पेरिटोनाइटिस की वजह से होता है। ठीक है, अगर पेन है और अनरप्चर्ड, नॉन रप्चर नहीं हुआ है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो वहां पर लोकलाइज्ड पेन होगा, और पेन रेडिएट्स होगा कहां, T11, T12 और L1 की तरफ। क्यों, बिकॉज ऑफ नर्व सप्लाई इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से पेन होगा। ठीक है, अगर पेन है और अगर हम चेक कर रहे हैं तो उसमें क्या हमको रप्चर्ड एक्टोपिक मिल रहा है, तो वहां पर कौन सा पेन होगा, जनरलाइज्ड पेन होगा। और ये पेन क्यों होगा, क्योंकि पेरिटोनाइटिस हो गया होगा। और ये पेन जो है, पेन रेफर्ड टुवर्ड्स शोल्डर टिप, है ना, पेन कहां पर होगा, टुवर्ड्स शोल्डर टिप, बिकॉज ऑफ, क्यों होता है शोल्डर टिप की तरफ, बिकॉज ऑफ फेरेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट। अगर फेरेनिक नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा, कौन सा नर्व इन्वॉल्वमेंट होगा गाइस, फेरेनिक नर्व अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो पेन जो है वो कहां पर होगा, वो शोल्डर टिप की तरफ होगा। ठीक है, एवरीबॉडी क्लियर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, सम अदर्स टाइप ऑफ प्रेगनेंसी।
अदर्स टाइप ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड टू एक्टोपिक, है ना। नंबर 1 में हम देखते हैं, नंबर 1 में है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। नंबर 2 में है एंगुलर प्रेगनेंसी, और नंबर 3 में है हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी, हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी, हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी। अब इसमें आपको क्या देखना है, जैसे कि हम ये इमेज देख लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर हमारा प्रेगनेंसी जो है वो यहाँ कॉर्नुआ में है, अगर हमारा प्रेगनेंसी एग्जैक्ट कॉर्नुअल रीजन में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, ठीक है। वही अगर हमारा प्रेगनेंसी जो है वो यहां एग्जैक्ट कॉर्नुआ पे ना होकर इंट्रायूटेराइन है, बट फेलोपियन ट्यूब के कॉर्नुआ के पास है, फेलोपियन ट्यूब के कॉर्नुआ के पास है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एंगुलर प्रेगनेंसी, इसको हम बोलेंगे एंगुलर प्रेगनेंसी। और ये एंगुलर प्रेगनेंसी जो होता है, ये क्या होता है, इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी होता है, ये इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। बट कॉर्नुअल प्रेगनेंसी क्या होता है, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी जो है ऑब्वियसली ये कॉर्नुअल रीजन में है ना, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के अंदर है, तो इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही बोलेंगे, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही बोलेंगे। कॉर्नुअल प्रेगनेंसी क्या है सर, कॉर्नुअल प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, एंगुलर प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, बट कहां पर है, जस्ट कॉर्नुआ के पास है, बट एंगुलर रीजन में, ठीक है। तो सर हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होता है एक प्रेगनेंसी इंट्रायूटेराइन है और दूसरा प्रेगनेंसी एक्टोपिक है, उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोट्रोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे। और ये जनरली किस कंडीशन में होता है सर, तो ये जनरली हमको आईवीएफ जब करते हैं ना, तो अगर ट्विंस प्रेगनेंसी है या आईवीएफ हम करते हैं, तो उस कंडीशन में जनरली देखने को मिलता है, जनरली आईवीएफ के कंडीशन में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब हम इसका हम एक्सप्लेनेशन भी हम देख लेते हैं। सो नंबर 1 कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, सर क्या है कॉर्नुअल प्रेगनेंसी, सो प्रेगनेंसी implants in the on the cornual part of uterus, है ना, cornual part of uterus, cornual part of uterus, and it is ectopic pregnancy, it is ectopic pregnancy, इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, है ना। कॉर्नुआ में होगा, है ना, कहाँ पर होता है कॉर्नुआ, तो अगर ये फेलोपियन ट्यूब है तो यहाँ पर होगा, ठीक है, जस्ट कॉर्नुअल रीजन में होगा, ठीक है। नंबर टू में क्या हमने पढ़ा था, एंगुलर प्रेगनेंसी, एंगुलर प्रेगनेंसी। सर क्या होता है ये एंगुलर प्रेगनेंसी, सो इट इज इम्प्लांटेशन ऑफ नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था, एंगुलर प्रेगनेंसी, है ना। एंगुलर प्रेगनेंसी, सर व्हाट इज दिस एंगुलर प्रेगनेंसी, सो इम्प्लांटेशन ऑफ embryo near the angle of the uterus और नियर कॉर्नुआ, है ना।
ये क्या होता है, ये होता है एंगुलर प्रेगनेंसी एंड इट इज इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी, इट इज इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। सो अगर कभी आप एंगुलर प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आप देखते हैं तो आपको ये समझना होगा कि ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है, बट ये कहाँ पर है, ये तो ये है एंगुलर रीजन के पास, यानी कि फेलोपियन ट्यूब के पास, कॉर्नुआ रीजन जो है वो कॉर्नुआ के पास में है, ठीक है। नंबर थ्री में हमने पढ़ा था हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी, हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी। हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी क्या है, मल्टीपल एम्ब्रियो implants at one time, and among these one embryo is intrauterine, and other embryo is, second embryo is extrauterine, है ना। जैसे कि ये हो गया यूट्रस, है ना, यहाँ पर हो गई फेलोपियन ट्यूब। अब क्या है, एक ही बार में दो फीटस इम्प्लांट हुआ है, एक हो गया इंट्रायूटेराइन में और दूसरा कहाँ है, दूसरा हो गया एक्स्ट्रा यूटेराइन यानी कि फेलोपियन ट्यूब में या कहीं पर भी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रोपिक प्रेगनेंसी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जामिन टेक्निक हम देख लेते हैं, क्या क्या एग्जामिन टेक्निक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। एग्जामिन टेक्निक में पहले तो आपको जानना है कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। जब भी हमारे पास पेशेंट आएंगे पहले हम क्या करेंगे, पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे। पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर हम जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन करेंगे, और फिर हम पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे। सो we are examining patient by 3 ways. Number 1 is per abdominal examination, number 2 is generalized examination and number 3 is per vaginal examination, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में हम क्या करेंगे। नंबर 1 हमने पढ़ा था पर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, है ना। So what we are going to do in per एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, इफ देर इज रप्चर्ड एक्टोपिक, क्या होगा, अगर रप्चर्ड एक्टोपिक होगा, सो व्हाट वी आर गेटिंग देयर व्हेन देर इज रप्चर्ड एक्टोपिक, सो देर विल बी टेंडरनेस, वहां पर क्या होगा, टेंडरनेस होगा, और वहां पर हमको क्या देखने को मिलेगा, सो पेरिटोनाइटिस देखने को मिलेगा। और ड्यू टू पेरिटोनाइटिस देयर विल बी रिजिडिटी एंड गार्डनिंग, ठीक है। आफ्टर दैट वी आर डूइंग जनरलाइज्ड एग्जामिनेशन, आफ्टर दैट नंबर 2 वी आर डूइंग जनरलाइज्ड, after that we are doing generalized examination, and what we are getting in generalized examination, if there will be ruptured ectopic, then there we will see tachycardia,
there will be tachycardia and there will be hypotension गाइस, ठीक है। वहां पर क्या होगा, ट्रैकिकार्डिया होगा, और ट्रैकिकार्डिया होगा तो वहां पर हाइपोटेंशन भी हमको देखने को मिलेगा। आफ्टर दैट नंबर 3 वी आर डूइंग दैट इज पीवी एग्जामिनेशन, यानी कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। After that we are doing per vaginal examination, and what we are seeing in per vaginal examination, so first thing we are seeing that is enlarged soft uterus, and after that size of uterus will be size of uterus is less than period of gestation, okay। and after that cervical motion tenderness होगा, एंड आफ्टर दैट एडिनेक्सल मास हमको फील होगा, एडिनेक्सल मास टाइप का फील होगा, और हमको और क्या मिलेगा, बल्ज्ड पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स। वेजाइना का जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होगा वो बल्ज्ड होगा, और क्यों बल्ज्ड होगा सर, बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन पाउच ऑफ डगलस। क्यों होगा, बिकॉज ऑफ blood accumulation, because of blood accumulation in pouch of Douglas, है ना। पाउच ऑफ डगलस में ब्लड एक्यूमुलेशन होने की वजह से जो वेजाइना का जो पोस्टीरियर फॉर्निक्स होता है गाइस, व्हिच फॉर्निक्स, पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स, ठीक है। पोस्टीरियर वेजाइनल फॉर्निक्स क्या होगा, बल्ज्ड होगा, ठीक है। आप लोग क्लियर है यहां तक। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या क्या डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के केस में। सो डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, डायग्नोसिस ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। सो डायग्नोसिस के लिए फर्स्ट थिंग यू शुड नो दैट इज patient is coming to you with a complaint of amenorrhea. Patient is coming to you with a complaint of amenorrhea, bleeding and abdominal pain, जो हमने ट्राइब्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी पढ़ा था। सो patient is coming to you with complaint of amenorrhea, और कितने वीक का एमेनोरिया, दैट इज 6 to 10 वीक्स, राइट, 6 to 10 वीक्स। आफ्टर दैट ब्लीडिंग, यानी कि पर वेजाइनल ब्लीडिंग। आफ्टर दैट लोअर एब्डोमिनल पेन, जो हमने ट्राइड्स ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी में पढ़ा था, तो ऐसे आपके पास प्रेजेंट होगा। सो जब भी इन कंप्लेन के साथ आपके पास पेशेंट आ रहा है, तो फर्स्ट आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे यूपीटी टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट कंफर्म प्रेगनेंसी बाय यूपीटी, फर्स्ट कंफर्म प्रेगनेंसी बाय यूपीटी, ठीक है। यूरिनरी प्रेगनेंसी टेस्ट करके आप पहले क्या करेंगे, फर्स्ट आप कंफर्म करेंगे प्रेगनेंसी को, गॉट इट। पहले आप कंफर्म करेंगे प्रेगनेंसी को, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, इफ इट इज पॉजिटिव, ठीक है, इफ it is positive, suggest TVS scan, suggest
टीवीएस स्कैन, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। फिर से एक बार देख लेते हैं आप कैसे डायग्नोसिस कर रहे हैं पेशेंट को। पहले तो पेशेंट जब भी आपके पास आएंगे आप क्या पूछेंगे, पेशेंट आपको हिस्ट्री देगी किस चीज़ का, कि उनको लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, उसके बाद एमेनोरिया है, 6 to 10 वीक्स का एमेनोरिया है। अगर ये 3 चीज़ आपको बता रहे हैं तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यूपीटी टेस्ट कर लेंगे, है ना। पहले आप क्या करेंगे, यूपीटी टेस्ट कर लेंगे। और यूपीटी टेस्ट करने के बाद अगर यूपीटी पॉजिटिव आ रहे फिर आप क्या करेंगे, फिर आप टीवीएस स्कैन आप सजेस्ट करेंगे। ठीक है, टीवीएस स्कैन आप क्या करेंगे, सजेस्ट करेंगे। अगर और टीवीएस स्कैन में आपको टोटल यू कैन गेट 3 कंडीशन। जब आपके पास अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आएगा तो आपके पास टोटल 3 कंडीशन आ सकता है। तो क्या क्या कंडीशन आएगा, सो कंडीशन नंबर 1, क्या हो सकता है कंडीशन 1, सो आपने यूपीटी किया और यूपीटी क्या है, पॉजिटिव है, यूपीटी पॉजिटिव है। और टीवीएस स्कैन आपने सजेस्ट किया और टीवीएस स्कैन में आपको देखने को मिला जेस्टेशनल सैक सीन इन यूटेराइन कैविटी। जब भी आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में अगर आप देख रहे हैं कि जेस्टेशनल सैक सीन इन यूटेराइन कैविटी या नोटेड इन यूटेराइन कैविटी, सो आपको टेंशन नहीं लेना है। फिर ये क्या है, ये है नॉर्मल इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। ठीक है, सॉरी नॉर्मल हम नहीं बोल सकते, इसको हम इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी। ठीक है, जब भी आप यूपीटी टेस्ट किए, यूपीटी पॉजिटिव आया, आपने टीवीएस स्कैन सजेस्ट कर दिया, टीवीएस स्कैन में क्या आया, टीवीएस स्कैन में आया कि जेस्टेशनल सैक सीन इन यूटेराइन कैविटी, तो आपको कंफर्म होना है कि ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है। ये क्या है, इंट्रा यूटेराइन प्रेगनेंसी है। ठीक है, अब आपके पास आ सकता है कंडीशन नंबर 2। कंडीशन टू क्या आएगा, सो आपने यूपीटी टेस्ट किया, यूपीटी पॉजिटिव है, आपने टीवीएस सजेस्ट किया और टीवीएस स्कैन में क्या हुआ, टीवीएस स्कैन में आया एम्प्टी यूट्रस। आपको अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर यानी कि रेडियोलॉजिस्ट ने आपको बताया कि यूपीटी आपने टेस्ट किया था वो पॉजिटिव है, बट यूट्राइन कैविटी में कोई भी जेस्टेशनल सैक नहीं है। और उन्होंने ये भी लिखा अपने रिपोर्ट में कि कार्डिक एक्टिविटी सीन इन एडेनेक्सल रीजन। यूट्रस एम्प्टी है बट एडेनेक्सल रीजन में क्या हो रहा है, कार्डिक एक्टिविटी सीन हो रहा है। कहां पर सीन हो रहा है, कार्डिक एक्टिविटी सीन इन एडेनेक्सल रीजन। सो दिस कंफर्म्स दैट कि इट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इससे आप क्या कंफर्म हो जाएंगे, इससे आप कंफर्म होंगे कि ये क्या है, ये है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, सो ये एक कंफर्मेशन हो गया आपके लिए। और एक हो सकता है कंडीशन नंबर 3। और कंडीशन 3 क्या होगा, कंडीशन 3 जो है वो होगा, आपने किया यूपीटी टेस्ट,
यूपीटी क्या था, यूपीटी था पॉजिटिव, यूपीटी आया पॉजिटिव और फिर आपने सजेस्ट किया टीबीएस स्कैन। गाइस मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूं, जब भी यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव होगा और ब्लीडिंग के साथ पेशेंट आ रही है और लोअर एब्डोमिनल के साथ पेशेंट, लोअर एब्डोमिनल पेन के साथ अगर पेशेंट आ रही है तो पहले आप यूपीटी करेंगे, यूपीटी पॉजिटिव है तो फिर आप क्या करेंगे, आप टीबीएस स्कैन करेंगे। अगर टीबीएस स्कैन में डॉक्टर ने बोला एम्प्टी यूट्रस, डॉक्टर ने क्या बोला, एम्प्टी यूट्रस, यानी कि यूट्रस में कोई भी जेस्टेशनल सैक कुछ भी नहीं है, और इन एडिनेक्शल रीजन, इन एडिनेक्शल रीजन नो कार्डिक एक्टिविटी, कार्डिक एक्टिविटी सीन, है ना, यानी कि कार्डिक एक्टिविटीज एडिनेक्शल रीजन में भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, इन एडिनेक्शल रीजन ऑल्सो नो कार्डिक एक्टिविटी सीन। तो आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको चेक करना है बीटा एचसीजी लेवल, बीटा एचसीजी चेक करना है, बीटा एचसीजी लेवल चेक करना है। और बीटा एचसीजी लेवल में आपको क्या देखने को मिलेगा, सो बीटा एचसीजी लेवल में अगर बीटा एचसीजी का लेवल, अगर बीटा एचसीजी का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आपने बीटा एचसीजी लेवल किया और बीटा एचसीजी का लेवल डिक्रीज हो रही है, अपने 24 आवर्स में फिर से रिपीट किया आपने, और बीटा एचसीजी लेवल के लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो ये हो सकता है कि पेशेंट प्रेग्नेंट हुआ हो और पेशेंट को एबॉर्शन हो गया है। ठीक है, सो एबॉर्शन के कंडीशन में क्या होता है कि हम अभी पेशेंट को कभी भी अगर हमको बीटा एचसीजी लेवल हमको देखना है, तो अभी मैंने बीटा एचसीजी लेवल आज चेक किया, आज से 24 घंटे बाद हम फिर से बीटा एचसीजी लेवल चेक करेंगे, अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो वो एबॉर्शन है, बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज हो रहा है बट थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो फिर वो क्या हो सकता है, वो फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। ठीक है, बीटा एचसीजी लेवल, एचसीजी इंक्रीजेस बट लेस इंक्रीजेस, थोड़ा सा बढ़ रहा है तो हो सकता है एक्टोपिक, तो क्या हो सकता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है। और अगर बीटा एचसीजी लेवल, अगर बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज हो रहा है और डबल हो रहा है, एवरी 24 आवर्स में डबल हो रहा है, तो फिर ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी, अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी। ठीक है, और गाइस ये पोर्शन आपको बहुत बढ़िया से समझना है, प्लीज एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, कंडीशन 3 में क्या था, कंडीशन 3 में हमारे पास था यूपी पेशेंट आया आपके पास, पेशेंट आया आपके पास और पेशेंट ने आपको बोला डॉक्टर मुझे ब्लीडिंग हो रही है, मुझे पीरियड नहीं आया पिछले 6 वीक से, 7 वीक से, 8 वीक से, 10 वीक से, है ना, या और मुझे लोअर एब्डोमिनल में पेन भी हो रहा है। ठीक है, तो फिर आपने यूपीटी टेस्ट किया, यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर आपने टीबीएस स्कैन सजेस्ट कर दिया, टीबीएस स्कैन में आया एम्प्टी यूट्रस, और साथ ही साथ आपने रेडियोलॉजिस्ट को बोला था कि इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क हो सकता है, तो एडिनेक्सल रीजन भी स्कैन करने के लिए, तो रेडियोलॉजिस्ट ने बोला कि एडिनेक्सल रीजन में भी कोई भी कार्डिक एक्टिविटी या जेस्टेशनल सैक नहीं दिखा है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप चेक करेंगे बीटा एचसीजी लेवल, और बीटा एचसीजी चेक करेंगे और फिर 24 आवर्स में आप रिपीट करेंगे। अगर बीटा एचसीजी लेवल डिक्रीज हो रहा है 24 आवर्स में, आज हमने किया, फिर आज के 24 आवर्स बाद हम करेंगे, और बीटा एचसीजी लेवल अगर डिक्रीज हो रहा है तो वहां पर क्या होगा, एबॉर्शन होगा। अगर बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज हो रहा है बट थोड़ा सा बढ़ रहा है, ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी बनेगा आपका डायग्नोसिस। और बीटा एचसीजी लेवल इंक्रीज हो रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो रहा है, ठीक है, अभी जो भी लेवल है बीटा एचसीजी का उसका डबल है कल यानी कि 24 घंटे के बाद, तो वो क्या होगा, अर्ली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है, जो अभी तक हमको यूट्रस में दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम डायग्नोसिस कर रहे हैं। और आपको एक चीज मैं इसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं कि बीटा एचसीजी का लेवल ना, अगर इफ बीटा
HCG का लेवल 1500 इंटरनेशनल यूनिट है। आपने बीटा HCG लेवल चेक किया और आपको वहां पर दिखाई दिया कि 1500 इंटरनेशनल यूनिट है, तो डेफिनेटली टीवीएस स्कैन में आपको फीटस यानी कि एम्ब्रियो आपको दिखना चाहिए। ठीक है, अगर बीटा HCG का लेवल 1500 इंटरनेशनल यूनिट है और आपने टीवीएस स्कैन अगर सजेस्ट किए हैं तो डेफिनेटली इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी should be visible। ठीक है, अगर बीटा HCG का लेवल मोर देन 5000 इंटरनेशनल यूनिट है तो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में क्या होगा, प्रेगनेंसी को दिखना पड़ेगा। प्रेगनेंसी शुड बी विजिबल। तो इस कंडीशन में अगर आप बीटा HCG का लेवल आप कर लिए हैं और फिर भी अगर रेडियोलॉजिस्ट अगर बोल रहे हैं कि नहीं दिखा है, तो आपको फिर से पेशेंट को उनके पास भेजना है और बोलना है कि डॉक्टर बीटा HCG का लेवल 1500 इंटरनेशनल यूनिट से ज़्यादा है, तो आप बढ़िया से चेक करिए, डेफिनेटली दिखेगा ही दिखेगा। अगर 5000 इंटरनेशनल यूनिट है तो ट्रांस एब्डोमिनल स्कैन में जो जेस्टेशनल सैक है या फीटस है वो दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये आपको बोलना है। ठीक है, और भी अगर आपको कंफर्म करना है, ठीक है, टू कंफर्म मोर स्पेसिफिक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं लैप्रोस्कोपी कर सकते हैं और इट इज गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सो दैट इज लैप्रोस्कोपी। ठीक है, और आप एक और टेस्ट आप कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं, दैट इज सीरम प्रोजेस्टेरॉन। अगर सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml अगर है तो ये कंफर्म करती है कि ये वहां पर क्या है, लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। वहीं पर अगर लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml अगर है तो इट कन्फर्म्स एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, इट कन्फर्म एक्टोपिक प्रेगनेंसी और ट्यूबल एबॉर्शन। सो जब भी आप सीरम प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अगर चेक करेंगे और वहां पर मोर देन 25 नैनोग्राम पर ml अगर है तो वो क्या आप इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर लाइव इंट्रायूटेराइन प्रेगनेंसी है। और अगर लेस देन 5 नैनोग्राम पर ml है तो ये कंफर्म करती है कि या तो ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या तो ये ट्यूबल एबॉर्शन हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा अल्टरनेटिव वे टू डायग्नोस एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अल्टरनेटिव वे क्या होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी डायग्नोस करने का? अल्टरनेटिव वे में हम क्या कर सकते हैं, सो हम कर सकते हैं कोल्डोसेंटेसिस में आपका मतलब क्या होता है कि एस्पायरेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम पाउच ऑफ डगलस, है ना। पाउच ऑफ डगलस से हम क्या करेंगे, ब्लड को एस्पायरेट करेंगे
और अगर ये ब्लड, इफ blood clots, if blood clots, it means blood taken from pelvic vessels। अगर ब्लड क्लॉट हो जाए तो आप क्या समझेंगे कि हमने जो ब्लड एस्पायरेट किया है ये पाउच ऑफ डगलस से ना आकर ये क्या हो गया, पेल्विक वेसल से आ गई है, ठीक है। और इफ ब्लड डजंट क्लॉट, अगर ब्लड, इफ देर इज नो ब्लड क्लॉट्स, इफ देर इज नो ब्लड क्लॉट्स, फिर इसका मतलब हम क्या समझेंगे, इट कन्फर्म्स रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इट कन्फर्म्स रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, रप्चर ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। तो अब भी हमने बहुत सारा टॉपिक हमने कवर किया एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पार्ट 1 में, और ये काफ़ी ज़्यादा हो गया है ये वीडियो, तो अभी हम पार्ट 2 भी हम इसका जल्द ही यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करेंगे। तो आप लोग पार्ट 1 का नोट्स पहले बना लीजिए, फिर हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे, और पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद रखना ही है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, और हम मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी का, जब पेशेंट आपके पास आएंगे तो उसको मैनेज कैसे करेंगे, उसको ट्रीट कैसे करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस।